हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट। तो मुझे इस कार को परचेज़ किए हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर होने ही वाला है अक्टूबर में। तो 1 साल में मुझे कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगे और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे लगे जो इम्प्रूव किए जा सकते थे, जो एक्सपेक्टेड थे एक 15 लाख की गाड़ी में कि 15 लाख की गाड़ी में तो ये सब होना ही चाहिए। तो वही 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी है कि इस गाड़ी का प्राइस अपडेट हो चुका है। पहले जब मैंने ये कार परचेज़ की थी, इसका प्राइस था एक शोरूम 12,29,000 और मुझे ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 14,50,000 की ये कार पड़ी थी। अब जो न्यू प्राइस आया है 2022 से, इसका एक शोरूम प्राइस हो गया है 13,05,000। मींस ऑलमोस्ट 80,000 का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में। 80,000 रुपये में 80,000 रुपीज़ में कंपनी ने 2-3 फीचर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। बाहर से कार देखने में बिल्कुल सेम है, कोई भी आपको नोटिसेबल चेंज नहीं दिखेगा, कोई चेंज है ही नहीं। इंटरनल चेंज हुए हैं, जैसे इसमें अब पहले जो फ्रंट डिस्क ब्रेक आते थे अब रियर डिस्क ब्रेक भी आते हैं। मींस अब ऑल 4 डिस्क ब्रेक हैं। एयर बैग्स जो पहले केवल 2 आते थे फ्रंट में, उनको बढ़ा के अब 6 कर दिया गया है। एंड थर्ड थिंग, हिल असिस्ट कंट्रोल इसमें ऐड किया गया है। तो ये तीनों बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तीनों सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और 80,000 में ऑलमोस्ट अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आप अलग से इनको इंस्टॉल तो करवा नहीं सकते। तो ये 3 फीचर ऐड करने के बाद गाड़ी का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड 15.5 लाख रुपए पड़ेगा आपको। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, जहाँ टैक्स ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस कार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 5 पॉजिटिव पॉइंट्स से। तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी सनरूफ। और सनरूफ ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट परचेज़ किया था। तो सनरूफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनरूफ आपकी गाड़ी में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। आप 8 लाख की गाड़ी ख़रीद लें या 12 लाख या 15 लाख की गाड़ी ख़रीद लें, आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जब भी कोई रिलेटिव्स आते हैं या फिर मैं कहीं गाड़ी लेके जाता हूँ तो एक सनरूफ एक हाईलाइटेड पॉइंट रहता है। और पर्सनली मैं बताऊँ, मेरा तो ये फेवरेट फीचर है। मुझे अगर मुझे दोबारा भी चांस मिले गाड़ी ख़रीदने का तो मैं सनरूफ वाली गाड़ी ही ख़रीदूँगा। सनरूफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सनरूफ खोल के उसमें निकल के ऊपर खड़े हो जाएं। अगर आप गाड़ी के अंदर भी बैठे हुए हैं और सनरूफ ओपन है तो एक अच्छा एम्बियंट क्रिएट होता है बहुत। तो सेल्टॉस STK प्लस IMT में एक डिसेंट साइज़ की सनरूफ आती है, जिसका ये कंट्रोलिंग बटन यहाँ पर है और ये सनरूफ का भी शेड क्लोज्ड है। इसको आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं। अगर ओपनिंग की बात करें तो आप जब इस बटन को बैक साइड में प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम बटन प्रेस करते हैं तो ये इतनी ही ओपन होती है। जब आप सेकंड टाइम इसको प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा और ओपन हो जाती है। तो ये था फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट STK प्लस IMT। अभी मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके रखता हूँ क्योंकि एयर सर्कुलेशन बना रहेगा गाड़ी में। अगर सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका IMT ट्रांसमिशन। इस कार को मैंने ख़रीदा तो सनरूफ की वजह से था, बट साथ में आया इसके IMT ट्रांसमिशन। तो IMT ट्रांसमिशन को लेके मैं स्टार्टिंग से ही डाउटफुल था कि सनरूफ की वजह से मैं IMT ट्रांसमिशन ले तो रहा हूँ, बट न्यू टेक्नोलॉजी है और गियर हैं, क्लच नहीं है, तो ये कहीं कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, कहीं उतना कन्वीनियंट ना हो जितना सुनने में लग रहा है। बट इसको लेने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी कन्वीनियंट है। मैनुअल के कंपैरिजन में काफ़ी कन्वीनियंट है। ऑटोमेटिक की तो खैर बात अलग है, लेकिन ऑटोमेटिक के लिए आपको फिर 1-1.5 लाख रुपए प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा सिर्फ ट्रांसमिशन का। तो ये IMT वैल्यू फॉर मनी एक ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास गियर्स तो हैं 1 से लेकर 6 तक और रिवर्स गियर, बट इस ट्रांसमिशन में क्लच नहीं होता। आप गियर्स जैसे मैनुअल
गाड़ी में यूज करते हैं वैसे यूज कीजिए। IMT ट्रांसमिशन में क्लच गाड़ी ऑटोमेटिकली प्रेस करती है अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे आप गियर आप चेंज करते हैं, जैसे जैसा लोड होता है गाड़ी पे, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी अपने आप एडजस्ट करती रहती है। तो आपको क्लच प्रेस करने की हेडेक से छुटकारा मिल जाता है। तो इसका ये सेकंड पॉइंट है। देखिए इसमें बस 2 ही पैडल हैं, एक्सेलरेटर और ब्रेक। क्लच की जगह पे स्पेस खाली है और एक साइड में डेड पैडल है। आप इसके लिए जा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं इस कार को लेके हिल्स पे भी गया था, नैनीताल वगैरह की भी ट्रिप मैंने की है जहाँ पर काफ़ी स्टीप स्लोप्स थे, बट वहाँ IMT की वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई मुझे। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कंपनी ने रिसर्च करके ही बनाया होगा और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि IMT की वजह से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से IMT ट्रांसमिशन को थम्स अप है। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम। इस गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और म्यूजिक सिस्टम इसका काफ़ी अच्छा है। कभी ऐसी नीड महसूस नहीं होती कि आपको इसको अपग्रेड कराना है, या फिर इसमें बेस कम है, या फिर वॉइस क्लियर नहीं है, या कोई फ़ीचर कम है। जब तक आप कोई ज़्यादा शौकीन ना हो तब तक आपको इसको अपग्रेड कराने की कोई नीड नहीं है। अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी साउंड आती है। बेस की बात करें, बेस भी काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है ये सिस्टम, और आपको कोई भी नीड नहीं है कि आप बाहर से कुछ अपग्रेड कराएं, कुछ पैसा खर्च करें म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो मेरी तरफ से म्यूजिक सिस्टम को भी बिग थम्स अप है। एक नेगेटिव पॉइंट है म्यूजिक सिस्टम का, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का, कि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम नहीं है। मतलब आपको अगर गूगल मैप वगैरह यूज़ करना है तो या तो आप मोबाइल में यूज़ कीजिए, या सेकंड ऑप्शन है आप इसको अपने फ़ोन के एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कीजिए, तो फ़ोन का जो मैप होगा वो उसमें इसकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करके अपना मोबाइल से इसको मैप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं इसमें। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ द रियर सनशेड ऑफ दिस कार। ये इस कार में इनबिल्ट आता है और धूप के टाइम रियर पैसेंजर्स को काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसको हम लोग इस टाइप से डाउन कर सकते हैं और नीड पड़ने पर इस टाइप से इसको एंगेज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी थॉटफुल टच है और यूजफुल फीचर है। बट हाँ, लेकिन फ्रंट के लिए आपको बाहर से आफ्टर मार्केट सन ब्लाइंड ख़रीदने ही पड़ेंगे। अगर फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जब आप इस कार को परचेज़ करेंगे और यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि ये कार ड्राइव करने में SUV फीलिंग देती है। मीन्स काफ़ी हैवी और बल्की फील होती है। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको आगे का पूरा बोनट विजिबल होता है। जब आप गाड़ी में साइड से आके एंट्री करते हैं तो आपको काफ़ी गाड़ी हैवी लुक देती है और आपको फील होता है कि आपने यहाँ SUV ही ख़रीदी है। तो गाइज़ ये थे 5 पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट दिस कार। अब कोई भी गाड़ी परफेक्ट तो होती नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो इसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं 5 नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट सेल्टॉस STK+ IMT। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मैं आजकल फेस कर रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में, वो है इसका माइलेज। पहले ये MID में ऑलमोस्ट सिटी में 13, 14, 15 तक शो करता था और हाईवे पे 16, 17 भी शो कर जाता था। और जैसा कि मैंने कई सारी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ये इसका माइलेज हाईवे पे 20 को भी कभी कभी टच कर देता है। बट अब ऑलमोस्ट जब 1 साल कंप्लीट होने वाला है, इसका माइलेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। अब उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, शायद MID रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शो कर रही है, क्योंकि मैंने कभी टैंक टू टैंक इसका माइलेज चेक नहीं किया है। जो भी माइलेज मैं बता रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ, वो MID के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो MID में अभी ये माइलेज सिटी में 10-11 ही शो करता है, 11 भी रेयरली टच करता है, ये 10 ही ऑलमोस्ट शो करता है। और अगर आपने AC ऑन कर लिया तो ये फिर 10 के ऊपर कभी जाना ही नहीं है। तो अब पता नहीं उसका रीज़न क्या है। हो सकता है सेकंड सर्विस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ माइलेज ओपन हो, ऐसा कुछ होता हो तो पता नहीं, लेकिन अब इसका माइलेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। तो
उसको चेक करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं टैंक टू टैंक कंपैरिजन करूँगा कि टैंक फुल करवाऊँगा, फिर 25, 30, 40 किलोमीटर गाड़ी रन करूँगा सिटी कंडीशन में हाईवे पे। उसके बाद दोबारा उसको टैंक को फुल करवा के देखूँगा कि एग्जैक्ट माइलेज क्या आता है, MID से कितना डिफरेंट आता है। तो MID का भी एक तरीके से चेक हो जाएगा और इसका रियल लाइफ माइलेज भी निकल के आएगा एग्जैक्ट। तो अभी इसका माइलेज पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं आपको एक और वीडियो में आपको इसको चेक करके बताऊंगा। फिलहाल ये भी टॉप मोस्ट नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है इस गाड़ी का। तो आज की जो टोटल ट्रिप हुई है वो हुई है 19.3 किलोमीटर्स की और गाड़ी ने एवरेज दिया है 10.7, जिसमें से ऑलमोस्ट हाफ ट्रिप विदाउट AC थी और हाफ ट्रिप में AC ऑन किया था मैंने। मिक्स ट्रिप थी, कुछ हाईवे था कुछ सिटी था। तो इसका एवरेज देख लीजिए कितना आ रहा है, 10.7 किलोमीटर पर लीटर। सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इस गाड़ी की पुअर हेडलाइट्स। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसकी हेडलाइट्स सफिशिएंट हैं, बट आई थिंक वो बस सफिशिएंट ही हैं, अच्छी नहीं बोलेंगे उनको। जब ये मानसून सीजन स्टार्ट हुआ, इवनिंग के टाइम पे जब बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पता ही नहीं चलता इसकी लाइट ऑन है कि ऑफ है। अगर लाइट ऑन भी कर दो ऑफ भी कर दो, रोड पे कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। इतनी पुअर परफॉर्मेंस है इसकी मानसून सीजन में जब बारिश हो रही होती है तब उस टाइम इवनिंग के टाइम पे। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि हेडलाइट्स अब मुझे अपग्रेड करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ जबलपुर MP में रहता हूँ, तो यहाँ पर कोई बड़ा कोई एक्सेसरी कोई फेमस शॉप है नहीं। तो जब कभी मैं दिल्ली की तरफ विज़िट करूँगा तो वहाँ से इसको अपग्रेड कराने की सोच रहा हूँ। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ और हेडलाइट अपग्रेड करवाऊँगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। आई थिंक सितंबर लास्ट में मेरा प्लान है दिल्ली जाने का। एक्चुअली मेरा प्लान है जबलपुर से दिल्ली और दिल्ली से मनाली, मनाली से स्पीति वैली जाने का। टोटल 1500 किलोमीटर की ये ट्रिप होने वाली है सेल्टॉस STK प्लस IMT में। इस गाड़ी का फुल टेस्ट हो जाएगा और उसका मैं फुल वीडियो बना के आपको शो कर दूंगा, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ कि आपको सेल्टॉस STK प्लस IMT परचेज़ करनी है या नहीं। तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है इसका हेडलाइट। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है इसका फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अगर इसके टेक्सचर की बात करेंगे ना तो इसका कुछ रफ़ टाइप का टेक्सचर है जिस पे डस्ट इजीली इकट्ठी हो जाती है और उसको क्लीन करना बहुत टफ़ है, क्योंकि आपको ना एक एक ये जो पैनल है ना एक एक अलग अलग क्लीन करना पड़ेगा तब ये जाके क्लीन होता है। आप ऐसा नहीं है कि एक कुछ कपड़ा वगैरह या वाइप कर देंगे तो ये डस्ट छुट जाएगी। तो ये इसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आता और इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल यूनिट है तो पूरा ही चेंज करवाना पड़ेगा हेडलाइट से लेके पूरा। तो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इसका ये इंटरनल रियर व्यू मिरर। इसको मैनुअल दिया हुआ है, लाइट केबिन में आ रही हो तो उस टाइम तो हर चीज़ इसमें दो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इतना लो क्वालिटी का IRBM लगाया हुआ है। इसको अगर 15 लाख की गाड़ी दे रहे हैं उसमें 1000-2000 का अगर इलेक्ट्रॉनिक IRBM लगा देते, 7-8-9 लाख की गाड़ी में भी ये IRBM आता है और आप 15 लाख की गाड़ी में जानबूझ के आप मैनुअल दे रहे हैं जिससे लोग टॉप मॉडल ख़रीदें। ये कोई लग्जरी फ़ीचर तो है नहीं, ये तो ड्राइविंग करते टाइम एक सेफ्टी फ़ीचर है इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आपको कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी आई थिंक। तो इसका ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इसके ये डोर पे लगे हुए कंट्रोल्स। ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, नाइट में आपको ना लाइट जला के ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बटन कहाँ पर लगा हुआ है। मुझे इस कार को यूज़ करते हुए 1 साल हो ही चुका है। 1 साल में भी मुझे हैबिट तो पड़ी नहीं है कि कौन सा बटन कहाँ पर है। मुझे या तो कोई मैनुअली लाइट डालना पड़ता है या फिर मैं हमेशा रॉन्ग बटन प्रेस कर देता हूँ। तो एक 15 लाख की गाड़ी में एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम इल्यूमिनेटेड बटन्स तो दे सकते हैं, बाकी गाड़ियों में आते भी हैं। आप 15 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई 4-5 लाख की कार तो है नहीं है। तो एक ही ये नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इस गाड़ी की रियर सीट्स। इसमें ना तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं और ना ही आर्म रेस्ट आता है। चलिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो इतने यूज़फुल नहीं होते आई थिंक, क्योंकि मेरे पास एक और गाड़ी है उसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, उनको कभी मैं एडजस्ट नहीं करता। लेकिन आर्म रेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फ़ीचर लगता है। आपको बहुत ज़्यादा अगर 2 पैसेंजर पीछे बैठे हैं और बीच में आर्म रेस्ट ओपन कर लेते हैं तो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। तो इस गाड़ी में आई थिंक इस प्राइस रेंज में 15 लाख में आर्म रेस्ट कंपनी को देना चाहिए। तो गाइज़ ये थे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स
अबाउट दिस कार। और सम अप कर लें तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तो है, आप ले सकते हैं, बट छोटी छोटी जो कंपनी ने जो कॉस्ट कटिंग की है ना वो बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि ये गाड़ी कोई बजट रेंज की गाड़ी तो है, 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और वो छोटे छोटे फीचर आपको नहीं मिल रहे हैं तो दिक्कत तो होती है। फिर भी फाइनली वैल्यू और मनी का अगर आप रेशो देखेंगे तो वैल्यू फॉर मनी तो है ये गाड़ी, तो आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। एक दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा मैं कि जब इस गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं तो बैक साइड में इस साइड से, मतलब लेफ़्ट रियर साइड से कुछ खटखट की आवाज़ आती है। तो पहले तो मुझे लगा शायद कोई चीज़ लूज़ रखी हुई है, मैंने कुछ चीज़ लूज़ करके रख दी होगी तो उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन काफ़ी देखा मैंने, कोई सब चीज़ें हटा दी, जितनी भी चीज़ें थी उसमें फालतू चीज़ें रखी हुई थी, तब भी एक खट की आवाज़ तो आती है। तो इस बार जब मैं सेकंड सर्विस के लिए जाऊंगा अक्टूबर स्टार्टिंग में, तो मैं कंपनी को ये कंप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें कुछ नॉइज़ सा आता है। और बाकी इस गाड़ी में फ़ील अच्छा आता है, मीन्स हैवीनेस है। एसयूवी खरीद रहे हैं तो एसयूवी की फ़ील आएगी, बोनट बड़ा है, जब आप गाड़ी के सामने खड़े होंगे आपको गाड़ी बल्की लगेगी, बड़ी लगेगी। तो सब जोड़ के अगर मेरे पास दोबारा से चॉइस होगी करने को कि मुझे कौन सी गाड़ी ख़रीदनी है तो मैं ये गाड़ी ख़रीद सकता हूँ। हालांकि एक जो ब्रेजा का नया मॉडल आया है वो मैंने भी पर्सनली जाके देखा नहीं है, बट उसकी डिज़ाइन भी मुझे अच्छी लग रही है, उसमें सनरूफ वगैरह भी आ गई है, तो मैं उसको भी कंसीडर करता अगर मैं दोबारा गाड़ी लेता। लेकिन इस गाड़ी को भी मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा, इस गाड़ी को भी अगर दोबारा मुझे चांस मिलेगा तो मैं आई थिंक आई विल कंसीडर इट। सो गाइज, ये था 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस कार। इस और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अब मैं बनाने वाला हूँ, काफ़ी गैप हो गया था, वीडियो बना नहीं पा रहा था ऑफिस की वर्क की वजह से, लेकिन अब मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ दोबारा से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट इस गाड़ी की मिलती रहेंगी। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं फिर तो आप इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में कोई पछतावा ना हो कि मुझे ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। मैं कंप्लीट वीडियो इसकी गाड़ी की लाने वाला हूँ सारी। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।